हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है और आप अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, द हिंदू का एडिटोरियल्स, योजना वगैरह वगैरह जो पत्रिका होती हैं मासिक, वो सब आपको एनालिसिस कराया जाता है और एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर रिव्यू करा एनालिसिस करा के आपको पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, एज यू नोन दैट, आज जो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स द हिंदू का, उसमें बहुत 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 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है। अतः इसको आप लोग जो है नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। और बाकी के जो दो आर्टिकल्स हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि कर्नाटक में चुनाव हुआ, बीजेपी की वहाँ पर हार हुई, बीजेपी चुनाव हार गई, और उसके संबंध में यहाँ पर जो है दो के दोनों आर्टिकल, या यूँ कह लें कि पूरा का पूरा द हिंदू आज कर्नाटक चुनाव के ऊपर भरा पड़ा है। तो उन सब चुनावों से हमको कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। और केवल आपको इतना जानना जरूरी है कि कर्नाटक में गवर्नमेंट किसकी है, किसकी नहीं है, या कर्नाटक का सीएम कौन होगा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। और बाकी बीजेपी को क्या करना चाहिए, बीजेपी क्या नीति अपनाती है, क्या वो यह चुनाव जो है झांकी है 2024 का चुनाव जो प्रधानमंत्री का होने वाला है, लोकसभा का जो चुनाव 2024 में होगा, क्या उसकी ये पूर्व पीठिका है, बीजेपी को अपनी कैसी रणनीति बनाना चाहिए, ये पूरा का पूरा जो आज का द हिंदू है वही सब भरा हुआ है। वोट किसने डाला, कितने परसेंट वोट पड़ा, कौन से मुद्दे पर अधिकतम वोट गया, बीजेपी कैसे हारी, नरेंद्र मोदी की जो लीडिंग कैपेबिलिटी थी उस पर सवाल उठ रहा है कि कैसे जो है डबल इंजन की सरकार कैसे फेल हो गई। यह सब जो है बहुत ही पूरे तरीके से, एक तरीके से यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हुए व्याख्या किया गया है, और उसकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो लिखी गई है। तो ये आप लोग इन सब से कोई भी लेना देना या कोई भी मतलब नहीं है। अतः आप लोग जो है इस आर्टिकल से कोई भी उतना एनालिसिस का टॉपिक नहीं है। अतः जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो आर्टिकल है जो आज आपको एकदम तरोताज़ा कराएगा। वो है द स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक ब्लॉक विल ओनली टाइटन द लेस। और बहुत ही बेहतरीन बातें इसमें लिखी गई हैं। इस आर्टिकल की थोड़ी सी मैं पूर्व पीठिका बता दूं, ताकि आप लोग पूरे आर्टिकल से चीज़ों को निकाल करके उसको समझ करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। और वो पूर्व पीठिका है क्या कि जो अभी टाइज हो रही हैं, टाइज का मतलब जो दनादन दनादन पूरा विश्व एक तरफ उमड़ा हुआ है, समझौते पे समझौते कर रहा है। कहीं मिलिट्री अलायंस बन रही है, तो कहीं इकोनॉमिक अलायंस बन रहा है, कहीं इकोनॉमिक टाइज हो रही है, कहीं कुछ और हो रहा है। इसमें राइटर का जो व्यू है वो दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक डेवलप्ड कंट्री को लेकर के, एक डेवलपिंग कंट्री को लेकर के। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वे अपनी नीतियों को कैसे लागू कर रहे हैं कि उसमें डेवलपिंग कंट्री, जैसे होता है ना कि सोने, कोई लोहे की या स्टील की धातु होती है और उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए और वो देखने में एकदम प्योर गोल्ड लगता है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो एरा चल रहा है, जो युग चल रहा है, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री कैसे सोने का जो पानी होता है उसको चढ़ा करके डेवलपिंग कंट्रियों के सामने अवेलेबल कर रही है, कैसे डेवलपिंग कंट्रियों के सामने उसको ला रही है, और ये डेवलपिंग कंट्री कैसे उसके झांसे में आकर के अपना जो निर्भरता है इकोनॉमिक के ऊपर उसको खो रहे हैं। इसी के ऊपर पूरा का पूरा जो है आर्टिकल है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के इस आर्टिकल को शुरू करते हैं। इसके पहले आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिएगा। आर्टिकल सेज दैट, आर्टिकल कह रहा है कि नवंबर 2019 में इंडिया जो है वॉक आउट हो गया। कहाँ से वॉक आउट हो गया, मतलब वॉक आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। इंडिया बाहर निकल गया रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से। ठीक है, जो क्षेत्रीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप था, आरसीईपी,
उस समझौते से भारत जो है बाहर निकल गया 2019 में। और उस समझौते में कौन कौन से देश शामिल थे? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 10 एसोसिएशन जो दक्षिण एशिया का एशियन नेशंस है, एसोसिएशन है दक्षिण राष्ट्रों का जो संगठन है, उसके 10 स्टेट यानी कि 10 राष्ट्र, ये सब 2000 रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल थे। और इंडिया 2019 में इन सब से बाहर निकल गया। अब ये कंपैरिजन करते हैं 2023 को लेकर के। अगर 2023 की बात करें तो इंडिया जो है अब कई सारे देशों के साथ खड़ा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के द्वारा चाइना को जो रिप्लेस किया गया या चाइना को रिप्लेस किया जा रहा है, किसके द्वारा? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक तरफ चाइना बिगेस्ट, वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, उसके काउंटर पार्ट या उसके काउंटर में खोजने के लिए जो अमेरिका है वो पहली इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। अब वो चाइना को कैसे रिप्लेस करे, चाइना को कैसे रोके? तो यूनाइटेड स्टेट जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर वर्क किया। इंडो जो पैसिफिक इकोनॉमिक है उसकी सफलता के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसमें वो इंडिया को लिया है। और इंडिया को अगेंस्ट, इंडिया को जो है इंडिया एक स्थान है चाइना को रिप्लेस करने के लिए, और चाइना यूनाइटेड स्टेट के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। और ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये यूएस ड्राइवन है, मतलब कि ये यूएस, अमेरिका के द्वारा संचालित है, अमेरिका इसको ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि क्या परिवर्तन आया, कैसे दो इकोनॉमिक पार्टनरशिप का जो फ्रेमवर्क है वो भिन्न है, यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और RCEP जो रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये दोनों कैसे भिन्न है। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आर्टिकल जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर मुड़ रहा है। अब ये संकेत दे रहा है डिफरेंस को लेकर के, डिफरेंस बता रहा है, क्लियर कर रहा है डिफरेंस, कि पहला जो डिफरेंस है वो ये है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लेकर के कि यह चाइना बनाम है, चाइना वर्सेस है। और ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर है या फ्रेमवर्क है, यह यूएस के द्वारा डेवलप्ड किया गया, या यूएस की एक रणनीति थी, यूएस की एक रणनीति के तहत ये डेवलप्ड किया गया। भारत की जो विदेश नीति है उसके प्रायोरिटी में यूएस के साथ इसको लिया गया ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, चाइना के बनाम बनाया जा सके। यानी कुल मिलाकर के इसे यूएस के द्वारा डेवलप्ड किया गया, भारत की विदेश नीति को लेते हुए, भारत की टॉप फॉरेन पॉलिसी के तहत उसकी मुख्यता को लेते हुए यह यूएस के रणनीतिकारों के द्वारा जो है डेवलप्ड किया गया। और जहाँ तक ये चाइना के साथ संबंध है तो चाइना के लिए इसका जो रिलेशनशिप है वह डिटोराइटेड है, यानी कि बिगड़ती हुई है। इसका जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है अमेरिका का वो ठीक नहीं है, ट्रेड को लेकर के वह हरासमेंट में है। लेकिन जो स्ट्रेटजिक पार्टनर होती है, अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री को स्ट्रेटजिक पार्टनर बनने के लिए अपनी जो इकोनॉमिक की निर्भरता होती है, जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी होती है, उसकी कीमत पर यूएस के साथ आने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप अपनी इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी है उसको क्यों आप उसकी कीमत लगा रहे हो कि यूएस से हम मिल जाएंगे, हमको प्रॉफिट हो जाएगा, वगैरह वगैरह चीज़ें।
चाइना के साथ सबसे बड़ा जो डर था इकोनॉमिक ट्रेड को लेकर के, जो ट्रेड डील था उसका जो प्रभाव था इंडिया के ऊपर, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था। क्योंकि जो इंडियन मार्केट है उसमें चाइनीज वस्तुएं, चाइनीज गुड्स की फ्लोडिंग हो रही है, मतलब बाढ़ आ रही है। क्यों बाढ़ आ रही है? क्योंकि चाइनीज जो गुड्स होते हैं, चाइनीज सामान होते हैं, वे बहुत सस्ते रेट पर इंडिया में बिकते हैं। भले एक ही दिन चलते हैं, लेकिन उनका दाम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग से बहुत बहुत कम होता है। जो जो वस्तुएं इंडिया की 20 रुपए में मिलती हैं, वही चाइना की 5 रुपए में मिलती हैं। तो इस तरीके से इंडिया के लिए ये खतरा था कि अगर कोई हम इकोनॉमिक टाई करते हैं चाइना के साथ, या जो ट्रेड डील्स करते हैं चाइना के साथ, तो वो हमारे इकोनॉमिक जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है उसके लिए बहुत ही फियरफुल होगा। और ये बातें इंडिया के ऊपर एग्जैक्टली लागू हो रही थी। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो आपने टाई किया है, अमेरिका के साथ जो आपने ये इकोनॉमिक ट्रेड को लेकर के बात हो रही है, वो कम प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कम उसको आप अधिक फ्लुएंस मत समझिए, वो बहुत ही समस्यात्मक है। आगे उसकी बहुत ही समस्या पे चर्चा करते हैं कि वो कम जो है समस्यात्मक नहीं है। किसके लिए? जैसे एग्रीकल्चर के विषय में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में, श्रमिक के विषय में, इन्वायरमेंट मानक को लेकर के, पर्यावरण मानक को लेकर के, डिजिटल अर्थव्यवस्था को लेकर के, किसी भी स्ट्रेटजी, इन सब को लेकर के वो संदेहास्पद है। और जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हैं, उनको जो है किसी भी कीमत पर, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, जो रणनीति पार्टनरशिप होते हैं, जो रणनीतिकार होते हैं, जो रणनीति में भाग लेते हैं, उनको किसी भी कीमत पर अपनी पूरी की जो पूरी इकोनॉमी होती है वो दूसरे के सेल्फ इंटरेस्ट पर नहीं रखना चाहिए। कोई भी स्वीकार्यता, एक्सेप्टिंग, समझौता पूरी तरीके से नहीं लागू करना चाहिए अगर कोई रणनीतिकार इस तरीके से उनको मनाता है या कुछ भी करता है। क्यों? क्योंकि जो इनका इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो यूएस सेल्फ इंटरेस्टेड के लिए है। ये जो जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किया गया है, ये पूरी की पूरी तरीके से यूएस सेल्फ इंटरेस्टेड ट्राइबन है। मतलब कि ये अमेरिकी स्वार्थ पर आधारित, अमेरिका द्वारा संचालित इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। और यह इंडिया के जो करंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है वर्तमान अवस्था में, ये किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करता, उस पर सूट नहीं करता, उसके ऊपर लागू नहीं होता। अब ये बात करते हैं ट्रेडिशनली जो परंपरागत रूप में ट्रेड डील्स किया जाता है, वो अधिकांश टैरिफ के बारे में डील्स किया जाता है। यद्यपि बहुत तेज़ी से जो इशू रिलेटेड हो रहे हैं, जो ये सब मुद्दे बहुत तेज़ी से महत्वपूर्ण हो रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर्विसेज यानी सेवाएं विभिन्न प्रकार की, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, डोमेस्टिक रेगुलेशन यानी कि घरेलू विनियामक, डिजिटल, श्रम, इन्वायरमेंट मानक, ये सब जो तथ्य हैं, ये सब जो कैटेगरीज हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं और ये तेज़ी से महत्वपूर्ण हो रहे हैं इन सब के विषय में। और अमेरिका का जो IPEF है यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, उसका जो प्रस्ताव है पूरी की पूरी तरीके से टैरिफ को रिमूव करने के लिए है। जो ट्रेड डील होता है, उस जो ट्रेड डील में बातें होती हैं, जो ट्रेड डील किया जाता है, उसमें जो टैरिफ एलिमेंट होता है उसको रिमूव कर रहा है, हटा रहा है। मतलब कि पूरी तरीके से टैरिफ को हटाने की बात करता है। और टैरिफ के अलावा पूरा उसका IPEF है, वो पूरे के पूरे अमेरिका के अन्य बातों पर लागू होता है। और किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में, इनकेस जो ट्रेडिशनल डील्स होता है वो अब मैं अमेरिका के विषय में बात कर रहा हूँ कि अमेरिका जो है, जो IPEF लेकर के आया है, पहली चीज़ की वो IPEF टैरिफ को हटा रहा है, टैरिफ रिमूव कर रहा है। दूसरा, उसमें पूरा का पूरा यूएस स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और जो ट्रेडिशनल डील्स होता है उसमें जो टैरिफ की बातें होती हैं, मोस्टली वो अमेरिकी संसद के द्वारा या उसके लेजिस्लेटर के द्वारा, जो वहाँ पर रेगुलेटर अथॉरिटी है, उसके द्वारा उसको ब्लॉक कर दिया गया है।
ब्लॉक करने की संभावना है। और यूएस ने जो टैरिफ फ्री ट्रेड डील को पाया है, उसको ब्लॉक करने के बाद यूएस का जो ट्रेड है वो टैरिफ फ्री डील को लेकर के है। अब वही अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के एक नई प्रकार की इकोनॉमिक समझौते पर बात कर रहा है। कौन सी इकोनॉमी? विन विन इकोनॉमी की बात कर रहा है। और वह कई देशों के लिए बाधा डालने की बात, अब कई देशों के ऊपर जो है एक तरीके से बाधा डालने का काम करेगा। एक अच्छा मार्ग है विन विन इकोनॉमी, मतलब कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर हम व्यापार करें किंतु उस पर किसी भी तरीके का टैरिफ लागू नहीं हो, उस तरीके की इकोनॉमी जो है विन विन इकोनॉमी की बात वो कर रहा है। और अगर ये बात लागू है विन विन इकोनॉमी की, ये बात प्रैक्टिकली लेकर के प्रैक्टिकली आती है, तो वो कई देशों के जो कई देश उसमें शामिल हैं, मतलब जितने भी देश उसमें इंक्लूडिंग इंडिया को लेकर के जिस पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए दबाव बनाया जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर के बात हो रही है, उसको जो है उसमें कई तरह के बाधाएं पहुंच सकती हैं। कई देशों के सामने ये बाधाएं बनाने का या बाधाएं डालने का अच्छा मार्ग है विन विन इकोनॉमी को लेकर के। और आईपीएफ एक नई एज की व्यवस्था आई है कि आईपीएफ की जो नई लैंग्वेज है वो अपने आप में बहुत बड़ा जाल है। इतना बड़ा जाल है कि यह अपने शब्दों को जो है अस्पष्ट शब्द की व्याख्या किया है। मतलब कि इसके जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी बातें हैं, वह एक इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको पहली चीज इसने क्लियर नहीं किया। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी के ऊपर क्या एक्चुअल इकोनॉमी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसको अभी तक इसने जाहिर नहीं किया। इसमें जो भी बातें लिखी गई हैं वो वैजुअली वर्डेड है, मतलब अस्पष्ट शब्द इसमें लिखा गया है। और ये बहुत बड़ा एक बिगेस्ट ट्रैप है, बहुत बड़ा जाल है। और इसको जो है यूएस रणनीतिकारों के द्वारा इस प्रस्ताव को तैयार किया गया है। अभी बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने जल्दी में उनके द्वारा असेसमेंट किया गया कि आईपीएफ जो रिजल्ट देगा पूरे के पूरे तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम पर जो वो रिजल्ट देगा, इसमें जो कोई भी कंट्री भाग लेंगे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो एक तरीके से गला घोटू के रूप में पड़ जाएगी, दम घुटेगी उस इकोनॉमिक, मतलब कहने का मतलब कि आईपीईएफ में जितने भी कंट्री भाग लेंगे या जितने भी कंट्री रणनीति रूप से उसमें अपनी सेवाएं देंगे, कोलैबोरेट करेंगे, सहयोग देंगे आईपीएफ में, वे रणनीतिकार बनेंगे। उनकी जो डोमेस्टिक फॉरेन जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, जितना उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो एक तरीके से स्ट्रेंज होल्ड हो जाएगी। कहने का मतलब है कि उनका का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम का गला घोंट दिया जाएगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि यह बात पूरे के पूरे तरीके से जाहिर है कि इसका जो मेन एडवांटेज है, जो मेन लाभ है, वो केवल और केवल अमेरिकी के ऊपर लागू है। अमेरिका जो है इसको अमेरिका जो है वो इसे अपने लिए बनाया है और ये कंप्लीटली एडवांटेज अमेरिका को देता है। और आईपीईएफ जो है वो एक तरीके से जो अमेरिकी इकोनॉमी है उसको पूरे के पूरे तरीके से एकीकृत किया है अमेरिका के ऊपर, न कि किसी और कंट्री को वो एडवांटेज देगा। और चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। चाइना को छोड़ करके, एक्सक्लूडिंग चाइना, यानी चाइना इसमें शामिल नहीं है। और जो आईपीएफ का लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा उसमें जितने भी कंट्री भाग लेंगे उनका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो सप्लाई चेन है, यानी कि जो उनका घरेलू विनिर्माण है, घरेलू औद्योगिकीकरण है, घरेलू सप्लाई व्यवस्था है, आपूर्ति श्रृंखला है, पूरी की पूरी व्यवस्था पर बहुत बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा अगर आईपीएफ को ये लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं। यानी कि आईपीएफ जो बनाया गया है, पूरे के पूरे तरीके से जो आईपीएफ को
डेवलप्ड किया गया है अमेरिकी रणनीतिकारों के द्वारा, वो सेंट्रलाइज्ड है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका इकोनॉमी को वो फेथफुल करेगा, अमेरिकी इकोनॉमी को वो जो है क्या करेगा, प्रॉस्पेरिटी करेगा, समृद्ध करेगा, उसको रीच करेगा। और बाकी जो देश उसमें शामिल होंगे उनकी तो पूरी की पूरी डोमेस्टिक इकोनॉमी गई, वो डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेकर के कुछ कर ही नहीं सकते। धीरे 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 वो अपनी इकोनॉमी में ही फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टैरिफ फ्री की बात कर रहा है, उसमें टैरिफ नहीं लगाने की बात कर रहा है। टैरिफ जितने भी आयात निर्यात जो कुछ भी होता है उस पर टैरिफ रिमूव की बात करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर अमेरिका कोई प्रोडक्ट अपना इंडिया में बेचता है और वो बहुत महंगा है लेकिन इंडियन मार्केट में उसकी डिमांड बहुत हाई है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए या फिर आयात का बिल ना बढ़े उसको कम करने के लिए टैरिफ लगा देती है, और टैरिफ हाई रेट पे लगा देती है। तो उससे आने वाला जो शुल्क होता है, जो अमेरिकी गवर्नमेंट होती है उसको बाधा पहुंचती है, जो अमेरिकन ट्रेड सिस्टम है उसको बाधा पहुंचती है। उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है टैरिफ लगा देने से जितना कि टैरिफ फ्री कर देने से। क्योंकि अगर 40% 50% टैरिफ लग गया या 60% 17% लग गया जितने जितने का प्रोडक्ट है, तो उसका तो आधा से ज़्यादा पैसा इंडियन गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। तो फिर टैरिफ का कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ये बात करते हैं डेवलपिंग कंट्री को लेकर के। जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं यानी कि जो विकासशील देश होते हैं, वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में मैक्सिमम यूज करते हैं। और जो ये आईपीएफ आया है, आईपीएफ को रिव्यू करने के बाद उसमें क्या प्रॉब्लम्स है क्या प्रॉब्लम्स नहीं है उसकी पूरी की पूरी गाथा समझने के बाद इनका जो आईपीएफ को लेकर के देख रहे हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं उस आईपीएफ को समझने के लिए। और आईपीएफ का जो पेज है वो बहुत ही मासूमियत भरा पेज है कि आप आइए ज्वाइन कर लीजिए, आपको लाभ ही लाभ है। मैंने अभी शुरू में बताया ना कि जो सोना है वो किसी नकली धातु के ऊपर उसका पानी चढ़ा दिया गया। तो आईपीएफ का जो बातें हैं, आईपीएफ में जो नॉर्म्स हैं, जो शर्तें हैं, वो उसी सोने के पानी की तरह हैं और उसको चढ़ा दिया गया है। और इसको बहुत जल्दी जो है समाप्त किया जाना है। क्यों? क्योंकि ये नवंबर 2023 तक ये कंक्लूड हो जाएगा, इसका समापन कर दिया जाएगा। और ये पिछली साल आया था, इसीलिए बहुत तेज़ी से इस पर बातें हो रही हैं। अभी देखिए, मैंने कल नहीं परसों के आर्टिकल में बताया था कि अमेरिका की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलावा आया है और बार बार हर मीटिंग में हर जगह पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लेकर के बात की जाती है। और यहाँ पर वही बताया गया है कि आप अगर लागू करेंगे तो आपको क्या क्या घाटे हैं, लाभ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके बाद और ये जब ट्रेडिशनल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है यानी कि जो परंपरागत मुक्त व्यापार समझौता होता है, वो तो फोकस रहता है मुक्त व्यापार को लेकर के, लेकिन अभी उसका निष्कर्ष निकालने में बहुत समय लग जाएगा। और अब ये क्या कहते हैं कि आईपीएफ की जो उच्च स्तरीय भाषा है, उसकी जो उच्च स्तरीय मासूमियत की भाषा है, वो लागू जो की जा रही है एक तरीके से बहुत तेजी से लागू की जा रही है। और ये जो उसका सॉफ्ट भाषा है, मतलब कि एक तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है, उसकी जो सॉफ्ट लैंग्वेज है, अट्रैक्ट करने का जो बाकी देशों का तरीका है, उसकी जो समृद्धशाली की बात की जाती है, वो कई सारे देशों को जो कमिटमेंट्स होता है, डोमेस्टिक कमिटमेंट होता है, जो मतलब कि एक ऐसा प्रावधान है ये, अगर कोई कंट्री इसमें घुसता है आईपीएफ में या आईपीएफ के झांसे में आकर के उच्च स्तरीय व्यापारिक भाषा को लेकर के, सोने के पानी से चढ़ा हुआ भाषा, या उसकी जल्दबाजी में लागू कर लेता है, तो जो देश ये लागू करते हैं वे इसके पहली चीज़ की जाल में फंस गए, ट्रैप हो गए।
और वो अपनी जो इकोनॉमिक है और अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो प्रतिबद्धता है, उसकी जो कमिटमेंट है डोमेस्टिक पॉलिसी को लेकर के, वो इसके साथ समझौता कर रहे हैं। लेकिन अगर वो समझौता कर रहे हैं तो इसका प्रभाव धीरे धीरे उनको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम कौन से जाल में फंस चुके हैं या हमको किस जाल में फंसा दिया गया है। और आईपीएफ के 4 स्तंभ हैं: ट्रेड, सप्लाई चेन्स, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी। फेयर का मतलब समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार। और इसके इंडिया के विषय में क्या कहा गया है कि इंडिया इसके जो डरावने ट्रैप हैं, जो फियरफुल हैं, इसकी बातों के लेकर के, इसके जो निहित इसमें कंडीशंस है उसको लेकर के, जो उसकी फियरफुल पॉसिबल है, जो इसके जो डरावना इसका जो लगता है इसमें शामिल होने का, अभी इंडिया ने केवल और केवल तीन पिलर्स को ज्वाइन किया है और व्यापार को यानी ट्रेड को नहीं ज्वाइन किया। यानी इंडिया को भी लग रहा है कि ये बहुत दिक्कत हो जाएगी, आगे चल करके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। लेकिन इंडिया के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर बनाया गया है कि इंडिया जो है इसको लागू कर लें ट्रेड को लेकर के। और ज्वाइन करना यानी ट्रेड को ज्वाइन करना सबसे खराब कार्य होगा, बहुत ही खराब वर्क होगा, वेरी वेरी वर्स्ट वर्क ज्वाइनिंग द ट्रेड पिलर। लेकिन अभी जो अन्य पिलर्स लागू किए गए हैं या अन्य पिलर्स में भारत ने ज्वाइन किया है, वो कम समस्यात्मक नहीं है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर होता है और स्ट्रक्चर होता है, उसको लेकर के ये कम नहीं है और ये टैरिफ बेस्ड नहीं है। कुल मिलाकर के आईपीएफ में शामिल होना हर दृष्टिकोण से घाटा है, हर दृष्टिकोण से घाटा है, राइटर ये कहना चाह रहे हैं। और यह किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए, यानी कि इकोनॉमिक खाका, कला और उसकी जो संरचना होती है, आकृति होती है, इकोनॉमिक संरचना और आकृति के लिए कम समस्यात्मक नहीं है। ये उतना ही जो डेवलपिंग है, ये उसकी विकास के लिए अन्य पिलर्स जो है बहुत कड़ी समस्या देंगे, कड़ी समस्या में सहयोग दे देंगे, बहुत कड़ी समस्या को जन्म दे देंगे। उसका खाका खींचना इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो 3 पिलर्स हैं ये भी नॉट टैरिफ बेस्ड हैं, और ये टैरिफ आधारित नहीं है। लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो इकोनॉमिक और ट्रेड के प्रवाह को लेकर के टैरिफ की तुलना में, और इस डिजिटल टैरिफ की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रभाव इसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर पड़ेगा। और इस डिजिटल एरिया में, यानी कि जो डिजिटल एरा है, कहा जाता है कि कोड ही लॉ है और आकृति ही नियम है, यानी कि आर्किटेक्चर इज पॉलिसी। और तेजी से जो डिजिटलाइजेशन वर्ड हो रहा है उसमें सप्लाई चेन पॉलिसी, जो सप्लाई चेन की व्यवस्था होती है और पॉलिसी के लिए जो जगह दी जाती है कुछ एरिया में, जैसे डिजिटल, लेबर, एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट, और ये सब जो है, अगर आईपीएफ में आप ज्वाइन हो जाते हो तो ये सब मैंने जो बताया, एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट, कॉन्स्ट्रेंट, ये सब एक तरीके से वही जो मैंने शुरू में बताया कि सोने के पानी पर चढ़ा हुआ तकनीक और इरिवर्सिबल इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, यानी कि असंगत, अन्याय और पूरे तरीके से अप्रासंगिक अर्थव्यवस्था पर आपकी निर्भरता हो जाएगी। तो क्या वही राइटर कर रहे हैं कि क्या ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
ज्वाइन करना चाहिए यूएस के साथ, किसी कीमत पर नहीं आना चाहिए। कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी को क्यों दांव पे लगा दें। और आईपीएफ का जो प्रभाव है वो पहले ही बहुत गहरे रूप में देखा जा चुका है। किस पे? एग्रीकल्चर पर। जब संशोधित बीज आया था, आपको याद होगा, मॉडिफाइड सीड आया था, जेनेटिकली आनुवंशिक रूप से उसको मॉडिफाई किया गया था बीज को, तो उसमें जो एग्रीकल्चर आया था, उसमें टेक्नोलॉजी को लेकर के जो स्पेस दिया गया था, रेगुलेटिंग किया गया था, आत्मसमर्पण किया गया था उस पॉलिसी को, उस टेक्नोलॉजी पर, वो इनका इफेक्ट देखा जा चुका है। और यह कंप्रोमाइज़ करता है, यानी कि समझौता करता है किसकी तुलना? मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, क्योंकि अकुशल श्रमिक और पर्यावरण मानकों की जो टेक्नोलॉजी होती है, उसका जो विनिर्माण होता है, उसके लाभ की तुलना में उस पर यह कंप्रोमाइज़ करता है। ये जो आईपीएफ है, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आईपीएफ लागू किया तो उसका तो पहले ही प्रभाव आप मॉडिफाइड सीड्स एंड फूड्स के रूप में देख चुके हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आपके पास अकुशल श्रमिक हैं, इन्वायरमेंट मानक को लेकर के वहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो इसमें नॉर्म्स हैं, जो शर्तें हैं। अब इंडिया के पास क्या है, और ये बहुत बहुत सीरियसली अफेक्ट करेगा इंडिया के जो विब्रियंट डोमेस्टिक इकोसिस्टम है, यानी कि जो भारत अभी डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के उभरा है, जो ग्रीन प्रोडक्ट को लेकर के उभरा है, और पूरा का पूरा जो आर्टिचेक्टर्स है इंडियन इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इकोनॉमी लेकर के, यानी कि भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की संरचना और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आकृति को लेकर के ये बहुत बहुत हार्मफुल है आईपीएफ को लागू होना। तो भारत को इस पर क्या कदम रखना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल बहुत बेहतरीन ढंग से एनालिसिस किया। आप लोग उसको समझिएगा कि मैंने पूरा आर्टिकल में बताया क्या कि आईपीएफ जो है वो क्यों इतना खतरनाक है भारत के लिए। क्योंकि भारत के पास अकुशल श्रमिक हैं, इसमें पूरी की पूरी बातें यूएस के फेवर में लिखी गई हैं। इंडिया और अन्य जो इसमें कंट्री ज्वाइन करेंगे उनके लिए कोई भी बात इसमें लिखी नहीं गई है। दूसरा, टैरिफ फ्री की बात ये करता है, ये किसी के मार्केट को कवर करने की बात हो गई। आपने टैरिफ कम कर दिया, टैरिफ हटा दिया, तो आप तो पहली चीज़ की पूरी आयात का जो बिल है वो आप लेके गए, तो आपको तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। और इंडिया का निर्यात देखें तो इंडिया अभी वैश्विक स्तर पर उतना स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं है जितना कि उससे दिखाया जाता है। भारत का निर्यात कितना है, वस्तुगत निर्यात क्या है? भारत का जो निर्यात सरप्लस में दिखाया जाता है वो सेवाओं का निर्यात होता है। आईआईटी, आईएएम ये सब बाहर जाते हैं। भारत ने वस्तुओं का कितना निर्यात किया, वो हर समय घाटे की स्थिति में रहता है, और उस घाटे को पूरा करता है सेवाओं के निर्यात से। तो इंडिया का जो लेवल है इकोनॉमी का, पहले उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो खुद ही मुँह बाए खड़ा है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास अभी कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कितने गैर संगठन है, कितने अकुशल श्रमिक हैं, कितने किस सेक्टर्स में कितना क्या व्यय हो रहा है। तो इस तरीके से इंडिया को पहले अपनी पॉलिसी लेकर के पहले अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, और जो एक्सपोर्ट होता है गुड लेवल का, यानी कि जो वस्तुओं का निर्यात होता है उसको बढ़ाना है, उसमें हिस्सेदारी को बढ़ाना है। इस तरीके से आप आईपीएफ लागू कर रहे हो, वो भी बिना समझे हुए, बिना उसका लॉन्ग इफेक्ट का, और वो भी तब जब आप उसका पहला इफेक्ट क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में देख चुके हो। जब संशोधित बीज आया था, बैगन को लेकर के मॉडिफाई किया गया था, तो उस समय यही काम किया था। ये उसकी पूर्व पीठिका थी कि बैगन का जो मॉडिफाइड बीज है, बैगन को जो उसमें चेंजेबिलिटी की बात की गई थी कि और ये भी बात आई थी कि अब जो किसान हैं वे परंपरागत जो बीज बोते हैं वो अब नहीं बो सकेंगे, उनको नया हर फसल के उपरांत नया बीज खरीदना पड़ेगा, और उसका दाम भी नहीं तय था, उस पर सब्सिडी की बात भी नहीं थी। यानी कि आपने पूरा का पूरा अपनी इकोनॉमी को किसी के हाथ में पकड़ा दिया कि आप लीजिए, आप ही इसको ड्राइव करिए, आप जिस दिशा में ड्राइव करेंगे वैसे होगा। तो एक तरीके से पहले आप इकोनॉमी को ढहाएंगे, इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि इकोनॉमी जब ढहती है तो स्ट्रगल होता है पॉलिटिकल सिस्टम में, वहाँ की जनता स्ट्रगल करती है, तो इस हिसाब से पॉलिटिकल सिस्टम ढहेगा।
तो यानी कि पूरा की पूरे देश की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। तो ये आईपीएफ का जो लॉन्ग इफेक्ट है उसकी बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा इनका जो आर्टिकल था वो था। अब हम फ्रेंड्स आगे की बात करते हैं यहाँ पर लेकर के कि क्या बात है। ये देखिए, इन्फ्लेशन को लेकर के बात कही गई है, और इन्फ्लेशन को लेकर के क्या बात कही गई है आइए उस पर हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। इन्फ्लेशन को लेकर के बात जो कही जा रही है वो स्टैटिकल सक्सेस को लेकर के कही जा रही है। कहने का मतलब है कि अभी ये कह रहे हैं कि अभी पिछले महीने में जो इन्फ्लेशन था 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर 4.7% आ गया, और 8 साल में जो प्राइस गेन हुआ है अप्रैल 2022 में 7.8% हो गया अपने 8 साल के उच्चतम स्तर पर। और जो हेडलाइन मुद्रास्फीति है वे अभी 96 बेसिस पॉइंट पे मार्च में 5.66% पर आंकी गई, और महीने दर महीने की जो मूल्य वृद्धि होती है वो अप्रैल में दिखा रहा है कि 0.23% से 0.51% आ गया। अप्रैल महीने में जो प्राइस इंडेक्स होता है, जो प्रोविजनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि अनंतिम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो अप्रैल महीने में दिखाया गया वो 0.23% था मार्च में, और वह तेजी से बढ़ करके 0.51% आ गया, माने कि 51% आ गया। इस तरीके से जो इन्फ्लेशन हो रहा है साल दर साल उसमें वृद्धि हो रही है, फूड प्राइस गेन हो रहा है, कंज्यूमर फूड प्राइस गेन हो रहा है, वो पूरे तरीके से इंडेक्स को या इंडेक्स के साथ जो उसमें रीडिंग स्लाइड होते हैं 95 बेसिस पॉइंट, वो पिछले महीने में 3.84% से 4.79% पर आ गया। और उसमें जो योगदान किया गया था आयल फैक्ट्स को लेकर के कि ये 12.3% पे आ गया। फिर सीपीआई की ये बात कर रहे हैं कि सीपीआई स्लोट मतलब 160 बेसिस पॉइंट पे जो दिखाया गया 13.7% पे आ गया 15.3% से। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनका इन्फ्लेशन है वो महीना दर महीना साल दर साल जो भी आंकड़े आते हैं, अभी ये सब आंकड़े चेंज किए जाएंगे, इन सब आंकड़ों को आप लोग लिख लीजिएगा। तो वो चेंज हो रहा है, वो बढ़ रहा है, और इसको बढ़ने में जो जिम्मेदारी है वो पहली चीज़ की इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट्स है, जो अरहर की दाल और उड़द की दाल का जो इन्फ्लेशन हो रहा है, बढ़ रहा है महीने दर महीने, वो जमाखोरी के ऊपर लेकर के बहुत ही टाइट वहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि उसको जमा ना करने पाए, जमाखोरी ना होने पाए और उसका प्राइस में उछाल ना आने पाए। और यही चीज़ें जो रिपोर्ट मतलब यही चीज़ें शुगर को लेकर के कही गई कि चीनी का जो निर्यात है उसको अब कम करने की बात कही गई, कुछ दिनों के लिए उसको स्थगित करने की बात कही गई, क्योंकि चीनी के मूल्य में भी बढ़ोतरी देखी गई है, बढ़ोतरी हुई है। तो ये कह रहे हैं, और ऊपर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वो होती है आरबीआई, उसका जो गाइडलाइन है कि किसी भी कीमत पर जो इन्फ्लेशन है 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और आरबीआई ने इन्फ्लेशन के संबंध में दो बातें कही कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है, पहली चीज़ की प्राइस में जो वृद्धि हो रही है मानसून की अनिश्चितता को लेकर के हो रही है, और उसमें इन्होंने दिखाया कि अभी जो ये बढ़ेगा एल नीनो इफेक्ट को लेकर के इन्होंने बात कही कि आने वाले समय में जो इसमें प्राइस में वृद्धि दिख जाएगी, उसमें एल नीनो इफेक्ट भी उसमें एक कारण होगा, जो उसमें रेनफॉलिंग इम्पैक्ट होगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन रेनफॉल का उसमें प्रभाव देखा जाएगा, उसमें डिफिशियंट होगा, रेनफॉल में कमी होगी, जिसके चलते वहाँ पर फूड और वो सब बढ़ेगा, उसका दाम बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बात कही गई है कि पॉलिसी मेकर को जो है बहानेबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर, और इस बात को वो झुठला नहीं सकते कि जो यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है वो इनकी वजह से हुआ, या इन्फ्लेशन की, या कहते हैं कि रेनफॉल कम हो गया उसकी वजह से हो गया, और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं
फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स में जो जो वहाँ पर हुई है, मासूम की अनसर्टेनिटी को लेकर के हुई है, ऑयल प्राइसेस को लेकर के हुई है। ऑयल प्राइस ज़्यादा हो गया, फूड वहाँ पर प्राइस बढ़ गए, मौसम की अनिश्चितता हो गई, प्राइस बढ़ गया, एल नीनो की वजह से कम बारिश हो गई, प्राइस बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें एक साइड हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि किसी भी कीमत पर जो मुद्रास्फीति है वो रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन है 6% के ऊपर, वहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको जो मार्केट एनालिसिस है, जमाखोरी के ऊपर नियंत्रण रखिए, कर्ब करिए ऊपर की जमाखोरी न होने पाए, जो सप्लाई है वो कहीं न रुकने पाए, जिसकी वजह से जो सब्जी के रेट में, चीनी के रेट में, दाल के रेट में, हर चीज़ में जो वृद्धि हो रही है वो कम हो। इनका पूरा का पूरा ये था। अब फ्रेंड्स, एक यहाँ पर बात की जा रही है इसको लेकर के। अभी मैंने इंडिया के निर्यात के ऊपर बात किया कि इंडिया का जो निर्यात है वो कैसे कम, वो अभी बढ़ा है। और देखिए यहाँ पर वही बात की जा रही है, इंडिया के निर्यात के ऊपर ही बात की जा रही है। विथ 6.9%, यानी कि जो इंडिया का गुड्स एक्सपोर्ट है, चलिए अच्छी बात है कि गुड्स एक्सपोर्ट भारत का जो है वो बढ़ा है। और किस स्तर पे बढ़ा है वो भी आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इंडिया का जो गुड एक्सपोर्ट है 2022-23 में वो महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ा है। सिग्निफिशियंटली फ्रॉम, मतलब कि पिछले साल का जो था 451 बिलियन डॉलर लगभग था, और ये 6.9% की सालाना वृद्धि के साथ एक्सपोर्ट हुआ है। और मार्च में यह बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए अपने 9 महीने के उच्चतम स्तर 41.9 बिलियन डॉलर पर जाकर के पहुंचा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये आंकड़ा है। बाकी ये वही आंकड़े दिखा रहे हैं कि कैसे महीने के अंत में, महीने के शुरू में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको केवल और केवल आंकड़े जो देखना है शुरुआत को लेकर के, अंत को लेकर के, वही आपसे पूछा जाता है। ये सब आप जितना याद करेंगे उतना ही भूलता चला जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, और किसी भी आर्टिकल में आज द हिंदू में कुछ नया नहीं निकला है, वही चुनाव की बातें की जा रही हैं, वही सब है। तो आप लोगों को जितना भी हमने क्वेश्चन दिया कि आईपीएफ में भारत को शामिल अगर हो रहा है तो उसके क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या प्रॉफिट हैं, उसको आप लोग पूरा लिखिएगा। एनालिसिस मैंने कर दिया है, आपको समझा दिया है। आप लोग 200-100 जितना भी हो सके उतना लिखिएगा। और बाकी आप लोग शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, जहाँ ना समझ में आए करंट अफेयर के अलावा कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बेहतरीन ढंग से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर पर। अलॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।